मैं डॉक्टर जे.एस. रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर मैं लोबर निमोनिया के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। उसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उसके अंदर उपयुक्त है। निमोनिया, जिसे हम लंग्स का इन्फ्लामेशन कह सकते हैं, ये ब्रोंकाइटिस या और कोई इन्फेक्शन के बाद में अगर निमोनिया के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए उसके कारण हो सकता है। निमोनिया दो तरह से होता है, लोबुलर निमोनिया और लोबर निमोनिया। लोबर निमोनिया क्या है? इस बीमारी का रोगी का जो रिब्स है उसके अंदर खिंचाव पैदा होती है, जल्दी जल्दी वो सांस लेता है, हांफता है, नाक उसका फूल जाता है। इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें तो हमें लोबर निमोनिया के बारे में सोचना चाहिए। इसके अंदर एकाएक कंपन देकर बुखार आता है। 10-15 मिनट या आधे घंटे कांपने के बाद में बुखार खूब तेजी से बढ़ना आरंभ हो जाता है। 24 घंटे बाद एक या दोनों और दर्द होता है। दर्द छींकने पर या खांसने पर बढ़ जाता है। कष्ट देने वाली सूखी खांसी आती है। सांस लेने पर जल्दी जल्दी वो लेता है। छाती के दर्द के कारण सांस लेने और छोड़ने में तकलीफ होती है। बुखार हमेशा ही बना रहता है और वो भी शाम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाता है। सुबह के समय 1 या 1.5 डिग्री कम रहता है। इसके कुछ अन्य उपसर्ग हैं जो प्रायः ठीक होने के अंदर तकलीफदायक होते हैं। प्रत्येक बार सांस लेने पर नाक का छेद नथना है वो फूल जाता है। चेहरा, विशेषकर जिस ओर का लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो उस तरफ का चेहरा या आंखें लाल हो जाती हैं। खांसी वाली जो तकलीफ है वो बढ़ जाती है। रोगी छाती पर हाथ दबाए रखता है। खांसने के समय थोड़ा रासदार या गोंद की तरह का बलगम निकलता है। वह मुंह होंठ में चिपक जाता है और जो पहुंचने से जल्दी छूटता नहीं। इसके साथ ही खून मिला रक्त कलर का बलगम भी निकल सकता है। लोबर निमोनिया, इसमें छाती के किसी एक और का लंग्स का या किसी दूसरे साइड के लंग्स का अगर अंश या सभी अंशों के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, एक ही साथ में दोनों लंग्स पे भी आक्रमण अगर हो जाए तो उसे डबल निमोनिया कहते हैं। और अगर एक तरफ के लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे सिंगल निमोनिया कहते हैं। इसे ही लोबर निमोनिया कहते हैं। इसके क्या विशेष लक्षण हैं? इसके अंदर जब बुखार आता है वो 103, 104 डिग्री सुबह के टाइम और शाम को 104, 105 डिग्री, मतलब शाम के टाइम 1-1.5 डिग्री ज़्यादा होता है। लोबर निमोनिया बहुत ज़्यादा कर 7 दिनों तक बुखार रह सकता है। नहीं तो यह 5-6 दिनों से लेकर 8-9 दिनों के भीतर बुखार एक छूट सकता है, अर्थात 104-105 डिग्री से एकदम 96-97 तक आ सकता है। इसको निमोनिया क्राइसिस कह सकते हैं और ये खतरे का समय हो सकता है। गर्मी के अंदर ये 95-96 डिग्री तक उतर जाना बहुत खतरे की बात होती है। अचानक या बहुत तेजी से बुखार उतरने पर हार्ट फेल भी हो सकता है। इसके अंदर जो नाड़ी है, पल्स है, वो फुल बाउंडिंग है और रेयरली डायक्रोटिक रहती है। जो तेज है, भारी होती है। नाड़ी का जो पल्स का बीट्स हैं वो 1 मिनट में 100 से लेकर 120, 130 तक जा सकती है। 120 से अधिक हो जाए तो ये एक डेंजर सिग्नल कहलाता है। रेस्पिरेशन जो रेट है वो बढ़ जाता है 50 से 60 बार तक, और बच्चों के अंदर तो ये 50 से 70 बार तक भी पर मिनट रह सकता है। नाड़ी नाड़ी का जो पल्स का संपादन है
सांस लेने के संबंध पर हम लोग लोबर निमोनिया के बारे में जान सकते हैं। जो जवान लोग होते हैं उनके अंदर जो नाड़ी की बीट्स है वो नॉर्मली 70 से 75 तक रहती है, और जो सांस लेने की रेस्पिरेशन रेट है वो 18 से 20 तक रहती है। यानी 1 मिनट घड़ी देखकर अगर आप देखें तो ये 18 से 20 मिनट तक रहती है। पर नाड़ी अगर 4 बार संपादन हो और सांस लेने में 1 बार होता है, और ये साधारण और बंधा हुआ समय है। लेकिन निमोनिया होने पर नाड़ी 2 बार संपादन करती है। निमोनिया में यदि नाड़ी 120 बार बीट्स करती है तो उस समय सांस लेने और छोड़ने की जो रेट है वो 50-60 बार पर मिनट हो जाता है। जीभ की जो कोटिंग है उस पर सफेद मैली लेप ढकी रहती है। होंठ है उसके अंदर लेबियल हर्पीस हो सकते हैं, बुखार के दाने निकल सकते हैं। ब्रेन लक्ष्य के जो लक्षण है, मस्तिष्क के लक्षण है, इसमें सिर दर्द रह सकता है, सिर भारी हो सकता है। युवाओं के अंदर जो है बीमारी ये ज़्यादा प्रचंड हो जाती है। विकार होने पर बीमारी के जो प्रबल भाव हैं वो धारण कर लेती है। रोगी झोंक कर उठ बैठता है, चिल्लाता है, पागलों की तरह भी दिखाई देता है। बच्चों में ये अगर बुखार अधिक हो जाए तो अकड़न कन्वल्जन्स हो सकती हैं। लोबर निमोनिया की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? ये पहली स्टेज के अंदर इसमें लंग्स के अंदर जो रक्त है वो बहुत बहुत अधिक होना शुरू हो जाता है। इसी स्टेज ऑफ एनगॉरमेंट कहते हैं। एनगॉर्जमेंट अर्थात खून सूजन बढ़ जाती है। यह अवस्था कई घंटों से रह के कई दिनों तक हो सकती है। सेकेंड स्टेज ऑफ लोबर निमोनिया के अंदर जो एयर सेल्स हैं, जो वायु कोश हैं, उनके अंदर लसदार गाढ़े रंग का बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। रेड हेपेटाइजेशन इसे कहते हैं। इस अवस्था के अंदर लंग्स के अंदर हवा नहीं रहती, लंग्स कड़े हो जाते हैं, ठोस हो जाते हैं, डल नोट्स, लंग अपीयर लाइक लिवर। ठोस शब्द जो होता है वो परकशन के अंदर सुनाई देता है। थर्ड स्टेज ऑफ लोबर निमोनिया के अंदर जो मैंने पहले अवस्थाएं बताई हैं, बहुत कुछ उसका असर भी इसमें दिखाई देता है। लेकिन इसके अंदर जो बलगम है थोड़ा सूख जाता है, कुछ खांसी के साथ निकल जाता है। इसे ग्रे हिपेटाइजेशन या स्टेज ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। इस अवस्था के बाद रोगी आरोग्य होना शुरू हो जाता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग होम्योपैथिक दवाएं जो निमोनिया के अंदर यूज होती हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। निमोनिया की जो होम्योपैथिक दवाएं हैं, प्रथम अवस्था के अंदर एकोनाइट, वेटामिविर, सल्फर दे सकते हैं। विकास अवस्था, व्हेन डिजीज हैव ए फुली लोकलाइज्ड, जब बीमारी अच्छी तरह से किसी स्थान पर स्थिर हो जाए, तो ब्राइनिया, फॉस्फोरस, आयोडीन, सेंगुनेरिया, मर्क्यूरियस, एंटिमटार्ट, कैलिडोनियम, सल्फर इत्यादि दे सकते हैं। अगर निमोनिया के कारण हार्ट फेल के प्रॉब्लम हो जाए तो कैक्टस, स्ट्रोफेंथस, डिजिटेलिस, पेटागस, लेकेसिस, नेजा, हाइबोरस। टाइफाइड की अवस्था के साथ अगर निमोनिया हो रहा है तो बैप्टीशिया, रस्टॉक्स, आर्सेनिक, ओपियम, फॉस्फोरस, कार्बोवेज। अगर डिफिकल्ट ब्रीदिंग्स हो, बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो, तो ग्रैंडेलिया, कार्बोवेज इसमें बहुत अच्छा कार्य करेगी। प्राकृतिक नियम से बीमारी आराम अगर आता है या धीमी गति से आता है, इसलिए वो पुराना आकार धारण कर लेता है।
Resolution has commenced but is tardy. The case become almost chronic. ऐसे स्थान पर आर्सेनिक आयड, कैलकेरिया आयड, कालीकार, लाइकोपोडियम, साइलेशिया, सल्फर लाभदायक है। इन होम्योपैथी मेडिसिन को मैं कुछ विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। ब्राइनिया 30 200 पोटेंसी के अंदर जिस समय लंग्स के अंदर वायुकोश समूह का एक तरह से लेसदार गाढ़े रंग का जब इफ्यूजन भर जाता है, उस समय अर्थात हेपेटाइजेशन स्टेज की जब यह बीमारी हो जाए, तो निमोनिया के साथ जब प्लूराबर्बी रोग का आक्रमण हो जाए तो ब्राइनिया बहुत अच्छा कार्य करेगी। छाती का दर्द दबाने पर बढ़ जाए या रोग वाले स्थान पर दबाकर सोने से घटता हो, दर्द खांसने पर श्वास प्रशासन में या थोड़ा तभी हिलने डुलने पर बढ़ जाता हो, प्यास रहती हो या बिल्कुल ही नहीं लगती हो, कब्जियत रहती हो, तो ब्राइनिया लाभदायक है। फॉस्फोरस 30 और 200 के अंदर यह भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर जब फेफड़ों का यकृत भाव वाली दशा प्रकट हो तो यह लाभदायक है। लेकिन इसके अंदर जो प्लूरा है उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती है। दुबले पतले लंबे व्यक्तियों के में ये बीमारी अगर है या कोई ज्वर है या बिल्कुल नहीं रहता, तब भी इसका व्यवहार किया जा सकता है। रोगी रोग वाली जगह दबाकर सो नहीं सकता। टाइफाइड जैसी बहुत सी कमजोरियां की वजह से छाती के अंदर कमजोरी महसूस होती है। सैंगुनेरिया 30 है जिसमें दाहिने फेफड़े का रोग का आक्रमण होता है। छाती में इतना अधिक दर्द नहीं होता है, चित होकर सोने के में अच्छा लगता है। एक्सट्रीम डिस्निया होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सांस लेने में कष्ट होता है। रस्टॉक्स 30 अगर पानी में भीगकर या सर्दी लगकर बीमारी पैदा हो, रोगी छटपटाता हो, होंठ सूखे हो, फटे फटे हो, काले रंग की जीभ हो जाए, छोटे छोटे फोड़े हो जाए या बहुत ज़्यादा प्याज की प्रवृत्ति दिखाई देती हो, तो रस्टॉक्स कार्य करेगी। आर्निका 30 अगर चोट लगकर या रिब्स फ्रैक्चर होने के बाद में अगर निमोनिया हुआ है, तो उस चोट के बाद में अगर होने पर अगर ये बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आर्सेनिक 30 या 200 के अंदर जब बीमारी बढ़ी हुई अवस्था में हो, रोगी बहुत कमजोर हो जाए, तो यह लाभदायक है। इसमें पेशी भाग दाहिने फेफड़े के ऊपरी अंश के ऊपर रोग का आक्रमण अधिक होता है। छाती में खोंचा मारने की तरह का दर्द रहता है, फेफड़ों में फोड़ा होता है, सड़न हो सकती है, गैंग्रीन हो सकती है, तो भी ये आर्सेनिक लाभदायक। आयोडियम 30 ये भी हेपेटाइजेशन स्टेज के अंदर बहुत अच्छी दवा है। इसमें भी एकोनाइट की तरह ही उद्वेग है, बेचैनी है और ब्राइनिया की तरह सुई गड़ने जैसा तेज दर्द भी होता है। लेकिन इन दोनों दवाओं में ही तेज बुखार रहता है, आयोडियम के अंदर इतना नहीं। इसके अंदर ग्लैंड्स भी फूले हुए होते हैं, तो इस धातु के जो स्क्रेफुला कॉन्स्टिट्यूशन वाले पेशेंट्स हैं, उनमें आयोडियम बहुत अच्छा लाभ देती है। मर्क्यूरिस 30 के अंदर इसके अंदर लूज कफ होता है, ढीला बलगम होता है। इसके समूचे उपसर्ग रात में या दाहिनी साइड में सोने पर बढ़ते हैं। रात में होने वाले पसीने की तरह रात में बहुत ज़्यादा लेसदार पसीना निकलता है, जॉन्डिस हो सकता है, पित्त के लक्षण भी दिखाई देते हैं। बुखार उतना तेज ना रहने पर भी हमेशा ही थोड़ा थोड़ा बना रहता है। डिस्निया होता है जो बहुत लंबे समय तक चलता है। जीभ पीले मैले रंग मैल से ढक जाती है, जीभ पहले सूखी होती है, पेशाब थोड़ा होता है,
तो मर्क्यूरिस लाभदायक है। एंटीमटार 30 के अंदर बच्चों को, बूढ़ों को जो निमोनिया होता है उसमें बहुत अच्छा लाभदायक है। ये बीमारी की तीसरी अवस्था में इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सांस लेने की बहुत तकलीफ होती है, छाती में साए साए की आवाज़, गड़गड़ की आवाज़ होती है। रोगी खांसता है लेकिन कमजोरी के कारण वो बलगम नहीं निकाल पाता। नाड़ी तेज है, क्षीण है, स्किन है जो ठंडी है, पसीने से तर रहती है। फेफड़े का पक्षाघात, पैरालिसिस भी होने की संभावना रहती है। चैलिडोनियम 30 ये बच्चों में, और यहाँ जो शराब ज़्यादा पीते हैं उन शराबियों का जो अगर निमोनिया हो तो ये बहुत अच्छा लाभदायक है। इसकी सब बीमारियां दाहिनी ओर ज़्यादा आक्रमण करती हैं। गले में गड़गड़ाहट रहता है, रोगी खांसता है लेकिन बलगम नहीं निकलता। लीवर की बीमारी वाले व्यक्तियों के अंदर भी दाहिने कंधे की तरफ ये दर्द बढ़ जाता है। दाहिनी ओर की छाती में जोर जोर से बलगम की गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है, तो चैलिडोनियम 30 लाभदायक है। सल्फर 30 के अंदर, 200 के अंदर दे सकते हैं। इसको कोई कोई, विशेषकर एकोनाइट के लक्षण बीत जाने पर भी उपयोग में लाते हैं। सल्फर में फेफड़े के रोग का आक्रमण अधिक होता है, कंजेशन स्टेज होती है, रेजोल्यूशन स्टेज होती है। इन सभी अवस्थाओं में ये बहुत अच्छा लाभदायक है। फेफड़ों में सब स्थानों में बलगम की जब रेल्स या गड़गड़ की आवाज़ सुनाई दे, हाथ के अंदर, पैर में, माथे में बर्निंग, जलन महसूस हो, इन स्थानों पर ठंडा प्रयोग करने की इच्छा कर लगती हो, तो सल्फर में बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। इसके रोगी को स्नान करने में या स्नान करने के बाद में उपसर्ग बढ़ जाते हैं। निमोनिया अगर दाहिने फेफड़े की ओर आक्रमण करता है तो एंटीमटार्ट, कैलिडोनियम, लाइकोपोडियम, मर्क्यूरस, वाइव, सैंगुनेरिया, सेनिगा लाभदायक है। बाएं फेफड़े की अगर निमोनिया है तो सल्फर ज़्यादा लाभदायक है। लक्षण में आने पर ब्रोंकाइटिस की भी दवाइयां हैं, वो भी इसमें लाभदायक हो सकती हैं। हमेशा ये ख्याल रखें कि हमें लोगों की दवा चुनाव बीमारी के नाम पर नहीं, उसके लक्षण के आधार पर ही करते हैं। इसलिए मेरी बताई हुई दवाइयाँ केवल नाम मात्र या उनको लक्षण के हिसाब से ही बताया गया है। फिर भी अगर आप इसको अपनी मर्जी से यूज़ करें तो इसके अंदर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। आप किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही, उचित परामर्श के बाद ही इन दवाओं का सेवन करें। दैट्स ऑल। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर डाइट प्लान फॉर निमोनिया, हम निमोनिया के अंदर किस तरह की डाइट ले सकते हैं, इसके बारे में मैं बहुत शॉर्ट के अंदर बताने की कोशिश करता हूँ। निमोनिया से उबरने के लिए आपको पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेना चाहिए। सही आहार जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता हो, तेजी से स्वस्थ होने में मदद करता हो। ये निमोनिया का जो आहार योजना है वो इस तरह से है कि इसके अंदर आप उच्च प्रोटीन वाला आहार लें, दालें और फलियां लें, मूंग, मसूर, चना। दूध के अंदर या दूध के जो उत्पादन है उसके अंदर दूध, दही, पनीर ले सकते हैं। अंडे हैं जो रोजाना 1 या 2 उबले हुए अंडे ले सकते हैं। मांस और मछली के अंदर आप चिकन ले सकते हैं। मछली के अंदर आप ट्यूना मछली ले सकते हैं। इसके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो विटामिन C से भरपूर फल, संतरा, नींबू, आंवला, कीवी वो लें। विटामिन A से भरपूर सब्जियां हैं, गाजर, पालक, मीठे आलू। जिंक और आयरन युक्त जो भोजन है उसके अंदर पालक है, ब्रोकली है,
बादाम है। तरल पदार्थ के अंदर आपको पानी लें, कम से कम 8-10 गिलास दिन के अंदर लें। हर्बल चाय ले सकते हैं, जो अदरक, तुलसी, हल्दी डालकर ले सकते हैं। फलों का रस, ताजे फलों का रस लें, संतरे का रस ले सकते हैं। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए लहसुन है, अदरक लें, प्रतिदिन इन्हें भोजन में शामिल करें। हल्दी, जो हल्दी वाला दूध है, हल्दी का पानी ले सकते हैं। शहद बहुत अच्छा है, शहद के सेवन करने से जो गले की खराश है, खांसी में भी आराम आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर साबुत अनाज जो है, ब्राउन राइस, ओट्स, बाजरा, मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं। रोटी जो है गेहूं की ले लें, मल्टीग्रेन भी ले सकते हैं। हल्का और पचाने वाला आसान भोजन लें, जैसे सूप है, सब्जियों का सूप ले सकते हैं, चिकन का सूप ले सकते हैं, मीट का सूप ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं। स्ट्रू के अंदर सब्जियों का स्ट्रू ले लें, चिकन का स्ट्रू ले सकते हैं। इसमें क्या क्या भोजन से हमारे को परहेज करना चाहिए? इसमें तला भुना भोजन, अत्यधिक तेल वाला खाना, मीठा, चीनी वाला पदार्थ जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट्स हैं, जंक फूड्स के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स। निमोनिया के दौरान सही आहार आप लेते हैं और यदि ये सुनिश्चित करता है कि रोगी को पर्याप्त मात्रा में आराम मिले, और डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए। दैट्स ऑल।